अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें मंजर आम पर आएँ, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर और लेटर मास्टर हनीफ मोहम्मद को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। आज भी उनकी खदमात का ज़िक्र पाकिस्तान में होता है। साबिक क्रिकेटर्स या क्रिकेट माहिरीन उनकी खदमात का जिक्र करते रहते हैं। शो में इस हवाले से भी बातचीत करेंगे, लेकिन टेस्ट स्कॉट पर अगर नज़र डालें, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात कर लें तो आज कौमी टीम ने साउथहैम्पटन में प्रैक्टिस सेशन किए। बॉलिंग फील्डिंग की ज़बरदस्त मशक़ें कराई गई। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट हतमी प्लेइंग 11 तो नहीं, लेकिन ये भी बात हो रही है कि कल हतमी प्लेइंग 11 तक हमारी मैनेजमेंट पहुंच जाएगी। हो सकता है कि फवाद आलम इस टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए नजर आए। इन तमाम तरह टॉपिक्स पे आज के शो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और तमाम ही खेलों को आज भी हमने अपनी टॉप स्टोरीज़ का हिस्सा बनाया, हेडलाइंस का हिस्सा बनाया। साथ साथ बात करेंगे टेस्ट मैच के हवाले से, क्योंकि सीरीज़ जारी है। 2 दिन बाद एक नया टेस्ट मैच 13 तारीख से पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ बारिशों की पेश गोई और इस टेस्ट मैच को बारिश असरअंदाज हो सकती है इस टेस्ट मैच पर। लेकिन अगर पाकिस्तान को सीरीज़ में फ़तह दरकार है, फ़तह पानी है, तो ये टेस्ट मैच ज़रूर जीतना होगा कौमी टीम को। साथ साथ आज के शो में लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के हवाले से बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम, इससे पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। काफ़ी क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने और अब क्रिकेट की खिदमत भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर नुमानुल्लाह साहब की। नुमानुल्लाह, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू मोहसिन भाई। जी बिल्कुल। नुमानुल्लाह के साथ साथ हमें अमेरिका से ज्वाइन किया, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा रहे हैं। दबंग अंदाज में बात करते हैं, खुला बोलते हैं और अपनी बेबाक गुफ्तगू से ही जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर छाए भी रहते हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अंसारी साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया आपका मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। नुमानुल्लाह साहब, शो का आगाज़ करते हैं। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद की आज 4वीं बरसी कराची में मनाई गई, तो आप क्या कहेंगे उनके हवाले से? उनकी खिदमात को आज तक सराहा जाता है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट की बात अगर होती है तो। देखिए मोहसिन, इस तरह के ये लेजेंड प्लेयर सदियों में पैदा होते हैं और जो इनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और जितना इन्होंने नाम ऊंचा किया है पाकिस्तान का, तो हम इनको हमेशा सदियों तक याद रखेंगे। सही, सदियों तक बिल्कुल याद रखेंगे और रखना भी चाहिए। जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको आज मैंने देखा कि बरसी में काफ़ी नामवर क्रिकेटर्स शरीक थे, क्योंकि कोरोना वायरस है तो एहतियाती तदबीरात बरसी मनाई गई। काशिफ अंसारी साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? बड़ी खिदमात हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। सचिन तेंदुलकर जब यहाँ आए थे तो उनसे मिलने उनके घर भी गए थे। देखिए साहब, पाकिस्तान के वजूद का एक 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 भारी हिस्सा क्रिकेट के ऊपर मुनहसर रहा है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। बिल्कुल। और जब पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम लिया जाएगा, हनीफ मोहम्मद साहब से शुरू होगी और हनीफ मोहम्मद साहब पे खत्म होगी। ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के नाम के बका के लिए और उसको रोशन करने के लिए अपने खून और पसीने से एक तारीख लिख के गए हैं। और उस तारीख को हमने 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 कुतुब खानों के किसी अंधेरे गोशों में छुपा दिया है। और जरूरत इस अमर की है कि इनके किरदार को और इनकी जिंदगी के एक एक दिन और एक एक वरक को हम खोल के आज के आने वाले क्रिकेटर्स के सामने पेश करें। जिस तरह हमारी कौम पूरी की पूरी बॉर्डर पे और सरहदों पे सिपाहियों की शहादत की मखरूज है, उनकी जिंदगियों की मखरूज है, उनके एहसानात की मखरूज है, इसी तरह क्रिकेट की दुनिया और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद साहब जैसे लोगों के मकरूज हैं। हमारी 7 नस्लें भी इनका कर्ज नहीं उतार सकती। अफसोस इस अमर की है कि वो तारीख के किसी कोने में गुम हो चुके हैं और हमारे क्रिकेट बोर्ड को और अरबाब इख्तियार को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर हमें उन सानहात और उन वाकयात से निजात हासिल करनी है जो 2010 में लॉर्ड्स के मैदान में हुए या उसके बाद PSL के दौरान हुए, तो हमें किरदार साबित करना पड़ेगा, रोशन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हनीफ मोहम्मद साहब का इस नौजवान नस्ल को, जिन्होंने खून और पसीने से पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के वो औराक लिखे हैं जो जिंदगी भर पूरी दुनिया के क्रिकेटर पढ़ पढ़कर तालिब इल्म बने रहेंगे और हमेशा उससे सबक हासिल करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तारीख के कोने में उनकी जो खिदमात हैं उनको रख दिया गया है। मैं चाहूँगा या
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जो इस एरा में खेल रहे हैं उनको हनीफ मोहम्मद साहब के नक्शे कदम पर चलाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह के वो क्रिकेटर्स थे, उनकी जो खदमात हैं उनसे भी आगाह किया जाए। खैर, हमने हनीफ मोहम्मद के हवाले से तो बातचीत की, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैच के हवाले से भी बातचीत जारी है। हर कोई अपना तबसरा कर रहा है और 13 तारीख से पाकिस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा। पहले टेस्ट मैच में देखा गलतियाँ की गई और उन गलतियों पर उसका खामियाजा इस तरीके से हमें देखने को मिला कि जीता हुआ मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई। अब मिसबाह उल हक का कहना है एक नए अज़म के साथ जाएंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी टीम थोड़ी ना तजुर्बेकार है। हमारी बॉलिंग की अगर बात करें, उनको भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। नुमान उल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि 13 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, वक्त कम है, आप समझते हैं कि कौमी टीम कम बैक कर सकती है? मुझसे सबसे पहली बात तो ये है, बीइंग अ प्रोफेशनल, आप जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं और इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो इस तरह की बातें समझ में नहीं आती हैं कि मतलब ना तजुर्बेकार, मतलब क्योंकि वो हेड कोच भी हैं, सिलेक्टर्स भी हैं। आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अगर उससे बेहतर प्लेयर थे आप उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको खिलाते हैं। जब आपने इनको खिलाया और फिर इस तरह के कमेंट्स के यार तजुर्बा नहीं है, तो मतलब प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आया मुझे। सही है, बिल्कुल। और इससे पहले जब हमने देखा कि खिलाड़ियों से तारीफ़ें कराई गई, ये भी इस अमर को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आपने कहा कि खिलाड़ियों के पास तजुर्बा नहीं है, वहाँ तो सुपर मैनेजमेंट बैठी है, वहाँ पे तो सबके पास तजुर्बा है। यूनिस खान, मुश्ताक अहमद और वक़ार यूनिस, इन तमाम तर लोग, मिसबाह उल हक खुद बहुत ज़्यादा क्रिकेट का तजुर्बा रखते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? तो मोहसिन, बात यह है कि तजुर्बा एक चीज़ है, अंदर तो लड़कों ने करना है, सारा लड़कों का काम है। परफॉर्मेंस वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको टिप्स दे सकते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे बैटिंग करनी है या कैसे बॉलिंग करनी है, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट तो करना है। जब आप अंदर से कुछ सुन के आ रहे हैं और बाहर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा जो हमारा इस टेस्ट मैच में आया। अच्छा। तो बहुत चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस बॉलर आपको लेके जाना चाहिए थे। अब एक टेस्ट हारने के बाद आप ये बातें कर रहे हैं कि मतलब ना तजुर्बेकारी, तो मतलब मुझे इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की बातें ना पॉजिटिव नज़र नहीं आती। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप टीम लेकर गए थे तो आपने इस बात का इजहार किया था कि हमारे जो बॉलिंग है हमें उससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और अब आप ये बात कर रहे हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि जो बॉलर्स हैं हमारे, उनका भी मॉरल डाउन होगा कि इस किस्म का बयान अगर हमारे कोच देंगे। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है इस टेस्ट मैच में। काशिफ अंसारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा और आपसे भी ये जानना चाहूँगा, जो मिसबाह उल हक का बयान सामने आया कि हम ना बॉलिंग जो है हमारी वो उसको थोड़ा तजुर्बा कम है, और उम्मीद करते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में जीत के लिए और जीत कर ही सीरीज़ में कम बैक करें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक कर सकती है? जी मेहंदी, मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर जिन लोगों के हाथों में दी गई है वो दिलों के शेर नहीं है, उनका जिगरा बड़ा नहीं है, उनका विजन नहीं है, उनके और एहतसाब ना होने की वजह से वो जो दिल चाहता है कहते हैं, जो दिल चाहता है करते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वजह से इस तरह के बयानात देते, ये बयानात वो लोग दिया करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो पूरी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस का फुकदान पैदा कर देते हैं। कल तो कोच नहीं बने ना, ये काफी अरसे से कोच है, 4 महीने से घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे ना कोविड-19 के दौरान। उस वक्त इन लड़कों को बुला के नेट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करके इन पर काम क्यों नहीं किया? लेकिन वो ऑनलाइन इन्होंने कोई फिटनेस ट्रेनिंग कराई थी, उसका भी कोई फायदा ऐसा हुआ नहीं? मेरे प्यारे भाई बेवकूफ, ये कौम को असल में नन्ना समझते हैं। मसला ये है कि चूंकि ये ऊपर से टपकाए जाते हैं ये लोग, जिनकी कोई माजी में ऐसी कोई खिदमत नहीं होती जिसकी बुनियाद पे ये कोचेस बन जाते हैं, तो इसकी वजह से ये लोगों को नन्ना समझते हैं कि हम अभी मुंह में चुस्नी लिए बैठे हैं, जो बात कहेंगे हम सर तस्लीम खम करेंगे। और आप चूंकि माजी के अजीम खिलाड़ी थे, इसलिए आपसे सवाल तो हो ही नहीं सकता। अरे मेरे प्यारे भाई, 22 करोड़ की आवाम में तुमने एक ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस ना करके दिया, तुमने आज तक एक ओपनर बना के ना दिया, तुमने आज तक एक फर्स्ट रेंज बॉलर प्रोड्यूस ना किया। सालों तक तुम्हारे माजी के अजीम खिलाड़ी करोड़ों रुपया इस आवाम के खून पसीने की कमाई खाते रहे और खा रहे हैं, और फिर बैठ के आप वो तावीलें पेश करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का तजुर्बा कम है, हमारे पास इतनी इस्तात नहीं है। तो करने क्या गए थे इंग्लैंड? तो कहते हैं कि हम तैयार नहीं, और वो भी उन हालात में टूर करने गए जब दुनिया की टीमें घरों से नहीं निकल रही, और उसके बाद तुम जाकर इस तरह के बयान दोगे तो क्या तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान को बदनाम करने का? इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंजमाम उल हक और मुदस्सिर नजर ने बात कही है कि इंजमाम उल हक एक ओहदा छोड़ देंगे तो फोकस ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है।
भाई क्यों छोड़े? पाकिस्तान में आज तक किसी ने ओहदा छोड़ा है जो वो छोड़ेंगे करवाया भाई? गया है। मेरे प्यारे भाई, तारीख है 72 बरस की। जिसको ओहदा मिल जाए वो उसको अपने घर की खेती समझता है। और ये लोग अपनी अहलियत की बुनियाद पे नहीं आए हैं मोहसिन। बिल्कुल। अगर अहलियत होती तो मुझे बताओ कितने वर्ल्ड कप जितवाए इस कोचिंग क्रू ने? जो कोचिंग क्रू आपका बैठा हुआ है, जिसकी मजमूई तनख्वाह 50 लाख 60 लाख रुपए महीना है, उसने कितने वर्ल्ड कप जितवाए, कितने T20 टूर्नामेंट जितवाए, कितने कप्तान बनाए, कितने ओपनर दिए, कितने बॉलर्स बनाए? मुझे नाम बताओ। टॉप 10 जो आपके बॉलर्स हैं दुनिया में आज, ये हालत देखो। उसमें आपका एक खिलाड़ी नहीं है, एक बॉलर नहीं है। कोई पूछने वाला है इससे पहले वालों से और इनसे कि भाई मेरे आप करते क्या हो? आपके पास टैलेंट की कमी है इस मुल्क में तो बता दो कि यार हम लोग जो है हमारे पास टैलेंट नहीं है इसलिए हम कोई लड़का दिला सकते। तो फिर तनख्वाहें भी मत लो ना यार। सही, आपने बिल्कुल सही बात की कि इसमें जो मैनेजमेंट बैठी है, सुपर मैनेजमेंट, मैं कहूँगा कि मिसबाह उल हक खुद बैठे हैं। तो हमने देखा 2007 में इंडिया के खिलाफ हमें फाइनल हरवाया, जितवाया तो फिलहाल कोई मैच नहीं। 2011 में जो T20 जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था वो भी हम हारे, और उसमें भी मिसबाह उल हक आखिर तक टीम के साथ खड़े रहे। तो नुमानुल्लाह साहब, आप भी क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट को काफ़ी फॉलो करते हैं, आप क्या समझते हैं कि अब मैनेजमेंट के माइंड में क्या प्लान होगा? हमने देखा कि मिसबाह उल हक ने भी बयान दिया कि मायूसी को अगर जहन पे तारी किया गया तो हम नहीं जीत सकते। पहले टेस्ट मैच में जो शिकस्त हुई उसके बाद अजहर अली और मिसबाह उल हक पर मायूसी वाज़े देखने में आ रही थी। देखिए मोहसिन, बात यह है कि अच्छी टीमें, अच्छे जहन के लोग हार को पॉजिटिव लेते हैं और कोशिश करते हैं अगला टेस्ट जीतने की। तो मिसबा को और पूरी जो थिंक टैंक है उसको काम करना पड़ेगा, उनको हर प्लेयर पे नज़र रखनी पड़ेगी। देखिए ये टेस्ट मैच है, ठीक है मोहसिन, इसका मतलब है टेस्ट, हर तरह का 3 महीने से तो यही हो रहा है, तारीफें भी करवा ली और कहा भी ये भी कि हम काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैट्समैन अच्छे रिदम में, बॉलर्स अच्छे स्विंग कर रहे हैं, लेट स्विंग भी सिखा दी। लेकिन फिर देखिए मोहसिन इसमें नज़र नहीं आया। देखें जब आपने सेकंड में, तो फिर आप ही समझते हैं कि तारीफें खुशामदी के लिए कराई गई हैं? ये तो हमारी हिस्ट्री है ठीक है मोहसिन, हमारा ये तो एक चलता रहता है। खैर मोहसिन, बात ये है कि आप जब चेस अपने रन बचा रहे होते हैं या जब आप दूसरी टीम चेस कर रही होती है रन्स को, उसमें आपको हर तरह से टेस्ट करना होता है हर प्लेयर को। जब आप 120 रन पे 5 आउट हो गए और पार्टनरशिप लग रही थी तो उस वक्त आपकी जो कप्तानी थी ना वो नज़र नहीं आई बिल्कुल भी। ठीक है, आपको बॉलिंग चेंजिंग का कुछ आइडिया नहीं था। फिर मोहसिन चलें ठीक है यार, कप्तान तो कर ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, अगर उसके समझ में नहीं आ रही तो ये थिंक टैंक किस लिए बैठा है भाई? आपने मैसेज देना है अंदर, आपने कहना है कि भाई टेस्ट तो करो। अब आप, लेकिन वहां आपने देखा कोई पेन पेंसिल पकड़ के बैठा हुआ था, कोई आपस में बैठ के गप्पे लगा रहा था। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है मोहसिन, अंदर क्या हो क्या रहा है, गेम चल क्या रही है, असल बात ये है। अब आप जिस वक्त उस कप्तान को जरूरत थी मशवरा देने की, आप उस वक्त दे नहीं रहे तो फायदा क्या, इतने पैसे लेने का? सही कह रहे हैं आप। तो ये बात ये है कि आम आवाम भी सोशल मीडिया पर पूछ रही है, और लोग क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट को जुनून की हद तक फॉलो करते हैं, और पहले टेस्ट मैच के बाद जो हार की गुस्सा था वो काशिफ अंसारी की आप बातों से सुन सकते हैं, ऐसे ही आम आवाम का भी गुस्सा है। तो आप क्या समझते हैं, अब मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर कप्तान बैकफुट पर आ रहा है तो उसको मशवरा दिया जाए? हमने देखा कि अगर रन्स हो रहे थे तो कप्तान ने वनडे वाली फील्ड ले ली, लॉन्ग ऑन पे खड़ा कर दिया, मिड ऑन पे खड़ा कर दिया, अटैकिंग फील्ड नज़र नहीं आई। हाँ देखें मोहसिन, फुकदान नज़र आया है। देखें इस टेस्ट क्रिकेट में दो चीज़ें, अटैक या डिफेंस। ठीक है, जो टीमें अटैक भी करती हैं और डिफेंस भी, ये सिचुएशन सिनेरियो है, कब आपने अटैक करना है, कब डिफेंस में जाना है। अब आपके कप्तान को समझ नहीं आ रही कि यार मैंने अटैक करना है इस वक्त या डिफेंस करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो आपने जब इस तरह के 5 आउट गेम है, 120 रन है, और जब पार्टनरशिप लग रही है तो आपने जो आपके जो तेज बॉलर हैं आप इस्तेमाल करें, उनसे शॉर्ट बॉलें करें, कुछ मतलब ऐसा यूनिक चीज देखें। टीम अगर मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, दूसरा परफॉर्मेंस कर रहा है, टीम जीत रही, तो आपकी कप्तानी कहाँ है? कप्तानी तो यही लोग कह रहे थे कि आप डिसीजन और भी ले सकते थे, ऐसा शफीक ऑफ स्पिनर करते हैं, आप उनको भी लगा सकते थे। टेस्ट मैच में ये भी देखा गया है बैट बॉल पर खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल मोहसिन, देखिए कोई चीज़ भी आप कर सकते थे, आपके पास बहुत चांस था, बहुत टाइम था, आपको ये पार्टनरशिप तोड़नी थी, आप मैच में वापस आ जाते, लेकिन उस चीज़ों को नज़र ही नहीं आया। तो बहुत बड़ा फुकदान था कप्तानी की तरफ से और थिंक टैंक की तरफ से। बिल्कुल, कप्तानी के हवाले से बात हो रही है और क्या बातें की जा रही हैं कप्तानी के हवाले से सोशल मीडिया पर भी। इस हवाले से काशिफ अंसारी साहब से भी मैं उनका मौक़िफ़ जाना, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वसीम अकरम और जावेद मियादाद ने भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया मैनेजमेंट को, और सरफराज अहमद का जो इशू आजकल चल रहा है उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और प्रोग्राम में इससे कबल, ब्रेक से कबल जो बात हो रही थी, कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी, क्या करना चाहिए कौमी टीम को दूसरे टेस्ट मैच में, इस हवाले से भी नुमानुल्लाह ने अपना मौक़िफ़ दिया था। लेकिन मैं काशिफ अंसारी साहब के पास जाऊँगा और उनसे मौक़िफ़ जानूंगा। काशिफ अंसारी साहब, कप्तानी के फुकदान की बात हो रही है, कप्तान अजहर अली पर काफ़ी तनकीद की जा रही है पहले टेस्ट मैच के बाद, आपका इस पर क्या तज्जिया पेश करेंगे? आपको कैसी लगी कप्तानी? और ये भी बातें की जा रही हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरा टेस्ट कप्तान तैयार करना चाहिए। यार मुझे ये बताइए कि आखिर ये तनकीद की क्यों जा रही है? तनकीद तो उस वक्त की जाए ना। देखिए, जब बच्चा इम्तिहान की तैयारी करने जाता है और ट्यूशन लगाई जाती है, ट्यूशन लगा के उसकी साथ मेहनत की जाती है साल भर, और फिर अगर इम्तिहान में नंबर कम आते हैं तो फिर उस पर तनकीद की जाती है, उससे सवाल किया जाता है कि आखिर नंबर कम क्यों आए तुम्हारे। आपके मुल्क में कप्तान को ग्रूम करने का सिस्टम ही नहीं है। पूछो इस कोच से कि आखिर आखिरी दफा ये कब बैठा था ड्रेसिंग रूम में और इसने खड़े होकर असर शफीक या सरफराज या अजहर अली को कप्तानी दी थी कि जाओ इस टेस्ट मैच में तुम कप्तानी करो। पूछो इस पूरी कोचिंग टीम से कि कौन सा विजन लेके ये उठे थे। जिस दिन से 27 लाख और 30 लाख रुपए की तनख्वाहें बटोर रहे हैं, उस दिन से क्या विजन है इनका? कितने कप्तान और कितने बैट्समैन और कितने बॉलर इनको प्रोड्यूस करने हैं हर महीने? पूछो इनसे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा इन बातों का। मेरे प्यारे भाई, आपके मुल्क में कप्तान बनते हैं हाथसाती तौर पर। अजहर अली का मुझे आज तक याद है, घर पे फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे, अचानक से कॉल आई कि बांग्लादेश की वनडे सीरीज है, तुम कप्तान हो। जो वनडे टीम का हिस्सा ही नहीं था, उसको टीम का कप्तान बना के बांग्लादेश भेज दिया गया था। और जब सीरीज हारे तो उसके बाद सारा मलबा अजहर अली पे गिरा के इंतजामिया वैसी की वैसी करोड़ों की तनख्वाहें बटोरती रही। लेकिन फिर हमने देखा जो कप्तान बनता है वो यसमैन भी तो बन जाता है। यसमैन बनने का फिर ये नुकसान होता है ये इसलिए कि ये गॉड फादर है। बस करो मोहसिन, बस करो यार। नहीं जानते तुम इस सिस्टम को क्या? ये गॉड फादर हैं, ये हर दौर में अपना बंदा लेके आगे आते हैं। ये यस सर को आगे लेके आते हैं कि चलेगी इनकी और गर्दन पतली होगी कप्तान की। यही कुछ इन्होंने किया। वर्ल्ड कप में सरफराज पे छुरी चलाई और खुद हीरो बनकर जनाब खामोशी से करोड़ों रुपए की मरात लेते रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सरफराज अहमद का आपने बात की तो सरफराज अहमद के हवाले से उनके फैंस काफी टची हुए हैं उस मामले के बाद, जब वो ग्राउंड में आए जूते लेके और पानी की बोतल लेके, उस पर काफी तनकीद हुई उस फैसले पर। और लेकिन फिर हमने देखा कि कल जावेद मियादाद ने इस हवाले से काफ़ी बरहमी का इजहार किया और मैनेजमेंट को तनकीद का निशाना बनाया कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर ऐसा सरफराज अहमद के साथ किया था। तो काशिफ अंसारी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है कि अगर सरफराज अहमद वहाँ पानी की बोतल लेकर या शूज़ लेकर आए तो वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, या आप समझते हैं कि ये ज़्यादती हुई है सरफराज अहमद साबिक़ कप्तान के साथ? यार अब जरा 1 मिनट मुझको देना और बीच में बोलना नहीं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सरफराज को जितना मैं जानता हूं 2007-2006 से, जब से ये वर्ल्ड कप अंडर 19 जीत कर आया है, ये वो शख्स है कि जिसके दिल में और जिसके वजूद में इंकसारी है, मोहब्बत है, खुलूस है, प्यार है। और पाकिस्तान की खातिर इस शख्स ने जाती कुर्बानियां दी हैं। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उसकी परफॉर्मेंस पे वक्तन फवक्तन तनकीद करता रहा हूं जब ये कप्तान था, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं उसके ऊपर उंगलियां उठाऊं। और जहां तक सवाल रहा आपका कि जूते लेके गया, अरे ये झाड़ू भी दे सकता है ग्राउंड में, क्योंकि इसको पाकिस्तान से और क्रिकेट से प्यार है। और जो लोग इस पे उंगली उठा रहे हैं उनको बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, कि जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, वो महीने में एक दफा अपने मुलाजमीन को, तमाम मुलाजमीन को कॉर्पोरेट पे खड़े होकर खाना अपने हाथों से प्लेट में निकाल के देता है। मैकडॉनल्ड का सीईओ हर हफ्ते जाके किसी एक मैकडॉनल्ड में बाथरूम में, लेकिन हमने देखा है कि कुछ साबिक क्रिकेटर्स उसको लाहौर और कराची की लड़ाई बना रहे हैं अरे वो इसलिए बना रहे हैं कि वो इस कौम को तफर्रक़े में डाल रहे हैं। उनकी जिंदगियों का मकसद है कि ये कौम एक ना हो। ये भूल जाते हैं ये लोग कि ये गर्दनों में सरिये उस वक्त तक रहते हैं जब तक के कब्र में ना लेट जाए आदमी। उसके बाद अल्लाह के सामने सिर्फ और सिर्फ आपकी बुनियाद तकवा होती है। और सरफराज जैसे बेशुमार क्रिकेटर मुत्तकी लोग हैं, लेकिन ये लोग जिन्होंने वीआईपी कल्चर मुतारिफ कराया क्रिकेट में, जिन्होंने गर्दनों में सरिये डाले, जिन्होंने अपने आप को गॉड फादर बनाया, वो लड़वा के अपनी दुकान चमकाते हैं। सरफराज हुआ, अजहर हुआ, ये काम अजहर भी कर सकता है, ये काम मिसबा भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप को माजी का अजीम खिलाड़ी कहलवाना पसंद करते हैं। वो करोड़ों की मराहत लेना चाहते हैं। वो हमको 22 करोड़ अवाम को गुलाम समझते हैं।
सही, ठीक है। आपका पॉइंट काशिफ अंसारी साहब ये है कि सरफराज अहमद का बड़ापन था कि वो आए और उन्होंने मशवरे भी दिए, उनको मायूब नहीं लगा। नोमान उल्लाह साहब, मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहूँगा, आप तो इस प्रोसेस से गुजरे भी हैं, परफॉर्मेंस करने वाला पानी भी पिलाता रहे, तो आप इस अमल को कैसे देखते हैं? आप क्रिकेटर भी रहे, काफ़ी बड़ा नाम है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए, ये मोहसिन प्रोफेशनल जगह है, ठीक है। वो इंसान भी अच्छा है सरफराज, और जब प्रोफेशनल काम हो रहा होता है ना, तो अभी सरफराज का काम ये है कि अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना, तो ठीक है वो कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है यार, ये मतलब चलता रहता है। और हमने अपने हर दौर में बड़े बड़े प्लेयरों को देखा है ये करते हुए, तो यार ये मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। सही, आप ये समझते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो अपनी जॉब कर रहे हैं तो उनको कर देनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये तो मामला हुआ, एक और मामला उस वक्त पेश आया कि जब कल रमीज राजा साहब ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहे, उन्होंने एक बयान दिया सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये काफ़ी बड़ा बयान है और एक इंटरव्यू में उन्होंने दिया। नुमान साहब, आप समझते हैं कि सरफराज अहमद को रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? जो रमीज राजा ने बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि सरफराज अहमद की अब कोई इज्जत नहीं रही है रेड बॉल क्रिकेट में, आप समझते हैं ऐसा? नहीं, इज़्ज़त तो क्यों नहीं है यार, दुनिया अभी भी मानती है सरफराज को। और मेरे ख्याल से जो एटीट्यूड और जिस तरह का बर्ताव सरफराज के साथ नज़र आ रहा है कि मतलब एकदम कप्तानी से हटा, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नीचे कर दिया, और फिर अभी आप लेके गए, उसकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से सरफराज को इज़्ज़तदार और अच्छे क्रिकेटर की तरह एक साइड बैक हो जाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट से। अच्छा, आप भी ये समझते हैं कि उनको एक अच्छे क्रिकेटर की तरह साइड बैक कर देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट से? काशिफ अंसारी साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई सरफराज अहमद को अब दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए रेड बॉल क्रिकेट से? देखिए रमीज राजा साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है, और मैं छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। सरफराज में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। अच्छा। सरफराज अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं खेल पाया पिछले 2-3 सालों के दौरान। कब वही वाली बात आपकी, यस मैन बन के उसने कप्तानी करी, और हर मरहले के ऊपर उसने अपने साथ खुद ज्यादती करी, अपना नंबर गिरा के, अपनी डर से, खौफ से, मैच हारने के ख्याल से उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा। मैं समझता हूँ कि 2-3 साल की क्रिकेट या इससे भी ज्यादा क्रिकेट सरफराज की अभी बाकी है, और हमेशा हर टीम में 2 विकेट कीपर हमेशा साथ रहा करते हैं। हिंदुस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो आखिरकार इतनी जल्दी क्या है वापस करवाने की? एक जो हमारे हेड कोच साहब है, वो तो 42 बरस की उम्र में भी निकलने को तैयार नहीं थे, जिनका कोई ऐसा कारनामा नहीं था कि जिसके ऊपर आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो उन पे फख्र करे। सरफराज के तो कारनामों की एक फहरिस्त है, फाइटर है। और देखो यार, मेरी बात सुनो, जिस शख्स को क्रिकेट से और पाकिस्तान से प्यार हो, जिसके किरदार के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, चाहे वो अजहर अली हो, चाहे वो असद शफीक हो, चाहे वो सरफराज हो, उनको पूरा मौका दो। मतलब आप समझते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स थोड़ी बहुत ज्यादती कर रहे हैं यहाँ पर इस किस्म के बयान देकर? कोई वजह नहीं। देखिए भाई बात, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं नहीं समझता कि सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई। ठीक है, सरफराज अहमद की क्रिकेट, काशिफ अंसारी साहब का भी यही पॉइंट है कि सरफराज अहमद की क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई, उनको खेलना चाहिए। लेकिन नुमान अंसारी का इससे बरक्स है, नुमान उल्लाह साहब ये कहते हैं कि सरफराज अहमद दूरी इख्तियार कर लें टेस्ट क्रिकेट से और वाइट बॉल पर फोकस करें। और इस हवाले से जो सरफराज अहमद का मामला है, जब वो जूते लेकर या वाटर बॉय बनकर मैदान में आए थे, तो उसके बाद जब मिसबाह उल हक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उनका क्या कहना था और उन्होंने अपना ये सारा मलबा किस पर डाला, वो भी आप सुनिए कि मिसबाह उल हक क्या कहते हैं। जी हाँ, आपने मिसबाह उल हक की बात सुनी, उनका बयान सुना, उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तानी मीडिया पर डाल दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी बात सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। तो नुमान उल्लाह साहब, क्या ये कल्चर है हमारा जो मिसबाह उल हक की बात कर रहे हैं कि बाहर के कल्चर में ये सब मायूब नहीं समझा जाता, हमारे यहाँ पे ये सब मायूब समझा जाता है? नहीं, इसमें मायूब की बात नहीं है। देखें, हर तरह के लोग हैं मोहसिन, हर तरह के लोग हर तरह की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप इशू बनाना चाह रहे हैं इसको तो इशू बनाएं, लेकिन ये कि आप अपना मलबा किसी पे न डालें, आप अपनी जिम्मेदारी को लें कि हाँ जी हम हारे हैं। मीडिया तो नहीं बना रहा, मैं समझता हूँ साबिक क्रिकेटर्स इस बात को इशू बना रहे हैं। काशिफ अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे? साबिक क्रिकेटर्स में अगर मैं बात करूँ राशिद लतीफ़ की, शुएब अख्तर की, इन तमाम लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज किया कि मिसबाह उल हक या मैनेजमेंट को इस बात को ऐसा अमल नहीं करना चाहिए था। और जब मिसबाह उल हक से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बाकी जो बेंच पर बैठे प्लेयर्स थे वो प्रैक्टिस करने चले गए थे, सरफराज अहमद ही वहाँ बचे थे, जिसकी बायस उनको आना पड़ा। देखो यार, मेरी बात सुनो, ये माजी के जो अजीम क्रिकेटर्स है, यकीनन वो काबिल इज्जत एहतराम है, ये उनका नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन मैं देखना ये चाहता हूँ कि कभी किसी दिन मिसबाह भी जूते उठा के फील्ड में ले जाएं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बकिया जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैठे हैं वो भी पानी की बोतल लेके जाएं। लेकिन सरफराज खुद से भी तो गया होगा, ये भी तो अच्छी बात भी तो सोची जा सकती है ना। जरूरी है कि अच्छा, फैंस को पानी पर शिकायत नहीं है, फैंस को जूतों पर ज्यादा दुख है। यार जूते हो या झाड़ू हो,
मेरे प्यारे भाई, मुल्क को जिस चीज की जरूरत है, सरफराज और पूरी टीम वो काम करेगी। आओ मिल के बात करें। 14 अगस्त आपके बिल्कुल सर पे है, हम पाकिस्तानी हैं, हम क्यों शर्म महसूस करते हैं जूते उठाने में और चप्पल उठाने में किसी की? ये कल्चर है शायद मेरा ख्याल में। काशिफ अंसारी साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि बाहर का जो कल्चर है वहाँ पे ये सब मायूब नहीं समझा जाता, यहाँ पे? मैंने यही तो आपसे अर्ज किया था प्यारे भाई, मैंने आपको दी कि दुनिया की अमीर तरीन कंपनी है और उसका सीईओ महीने में एक दफा अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में तमाम मुलाजमीन को अपने हाथ से खाना देता है। मैकडोनल्ड, पूरी दुनिया के मैकडोनल्ड का सीईओ हर हफ्ते अपने इलाके के एक मैकडोनल्ड की ब्रांच में जाके बाथरूम खुद साफ करता है। एक मिसाल हो तो बताऊं मैं तुमको, हमारे अस्पताल के सीईओ या चेयरमैन जो है वो जाके हॉलवे में झाड़ू दे रहे होते हैं, अपने अपने कमरों में खुद सफाई करते हैं, अपने हाथ से कॉफी और चाय बना के आपको पेश करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आप सही कर रहे हैं कि अपने हाथ से कॉफी चाय बनाते हैं, दूसरों को सहूलतें फराहम करते हैं। लेकिन नुमानुल्लाह साहब, आपके दौर में जो टॉप क्रिकेटर्स हुआ करते थे, हमने देखा है और सुना भी है कि वो अपने बैग तक खुद नहीं उठाते थे, किसी से उठवाते थे, ऐसा है? हाँ बिल्कुल मोहसिन, देखें तो बड़े कल्चर की बात आ गई है, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हुआ है ऐसा, हमें नज़र आया है बहुत अक्सर। लेकिन देखें, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा क्रिकेटर वो अपनी जॉब से सिंसियर रहता है। तो सरफराज की जॉब वो उस टाइम वो थी, तो सरफराज ने अपनी जॉब की है और इस मुल्क के लिए की है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। काशिफ अंसारी साहब, आपने सुना होगा कि नुमानुल्लाह साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि जो टॉप क्रिकेटर्स होते थे वो बैग नहीं उठाते थे। आप कह रहे हैं 14 अगस्त है, मिल बांट कर रहना चाहिए, यहाँ तो कल्चर ही ऐसा है। लेकिन जो शरीफ है उसकी गर्दन दबोच दी जाती है और जो शरीफ नहीं है। क्या बात है मोहसिन, क्या जिक्र छेड़ दिया तुमने। और प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। मेरे प्यारे भाई, किसी कल्चर के नतीजे में आज आप टेस्ट मैचों में 6-7वें नंबर पर हो, T20 में 4-5वें नंबर पे हो, वनडे में 6-7वें नंबर पर हो, आप टॉप 10 बॉलरों में एक बॉलर नहीं आपके मुल्क का, टॉप 10 ऑलराउंडरों में एक ऑलराउंडर नहीं आपके मुल्क का, एक बैट्समैन है बाबर आजम जो टॉप 10 बैट्समैनों में आता है दुनिया के, बाकी पूरी दुनिया क्रिकेट पे हुक्मरानी करती है, आप उनकी गुलामी करते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसी वीआईपी कल्चर और इसी बादशाह कल्चर ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया। प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की हनीफ मोहम्मद द ग्रेट साहब की, आप उनके कल्चर से पूछिए, उनके किरदार के बारे में लोगों को बताइए कि किस तरह उसने परचम, अपना पाकिस्तान का परचम सीने पे लगा के खून और पसीने से तारीख लिखी है। वो हमारे रोल मॉडल हैं, वो रोल मॉडल नहीं है। लेकिन उनके पोते के साथ आज क्या सलूक हो रहा है? शहजाद मोहम्मद की मैं बात कर रहा हूं, उनको सिंध की टीम सिलेक्ट नहीं करती, खिलाती नहीं है। मोहसिन, वो रोल मॉडल नहीं है जिनके नाम जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में है। वो रोल मॉडल नहीं है जो पीएसएल के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए थे। वो रोल मॉडल नहीं है जो लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में पकड़े गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मुसीबत है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत खूबसूरत आपने इस बात का तज्जिया किया कि हमारा कल्चर ऐसा है, जो वीआईपी कल्चर है या जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनके जो बैग उठाने का सिलसिला, अगर वो समझते हैं कि बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, इसकी वजह से आज हम पीछे और पीछे की जानिब जाते जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें, वो हमसे कोसों मील आगे निकल चुके हैं, और भी मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर बात करें तो वो दिन ब दिन पीछे की जानिब गामजन होती जा रही है। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ बात करेंगे प्लेइंग 11 में। नुमानुल्लाह साहब हमारे साथ बैठे, इनसे पूछेंगे कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए या आपको नजर आ रही हैं। काशिफ अंसारी भी क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल सरफराज अहमद के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी इशू हाईलाइट तौर पर साबिक कप्तानों ने उस पर काफ़ी तनकीद की और कुछ ने उसको कहा कि ये अमल अगर पाकिस्तान की खिदमत के लिए किया है तो सही भी किया है। ये हमारे दोनों गेस्ट का ये मौक़िफ़ था। और साथ साथ अब बात करेंगे जो मिसबाह-उल-हक ने तजर्बे कारी की बात की, ना तजर्बे कारी की, तो अब खबरें आ रही हैं कि हो सकता है सरफराज अहमद बतौर बैट्समैन दूसरे टेस्ट मैच में टीम में शामिल हो जाएं। फवाद आलम का नाम भी ज़ेर गौर है और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी इस दौड़ में शामिल हैं। तो किसको अगर खिलाएगी कौमी टीम, किससे फ़ायदा होगा, कौन वहाँ रन्स कर सकता है, ये बात करेंगे। नुमानुल्लाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। काशिफ अंसारी ने हमें अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हुआ है। नुमानुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कौमी टीम 2 स्पिनर्स के साथ गई, शादाब खान से उतने ओवर्स नहीं कराया गए, उनका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, और हमने उनकी बॉलिंग में भी देखा कि वो बात नज़र नहीं आई जो एक टेस्ट क्रिकेट के बॉलर में नज़र आती है। अब आप क्या समझते हैं कि वसीम अकरम भी ये बात कहते हैं, जो अब मैच होगा साउथहैम्पटन में, वहाँ वैसे विकेट नहीं होगी, टर्निंग विकेट नहीं मिलेगी, तो आप समझते हैं कि एक इजाफी बैट्समैन के साथ पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए? देखें, शादाब एक्सपोज हो गए टोटली बॉलिंग में तो ख़ास तौर पे, ठीक है, बैटिंग भी उनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उनकी जगह अब एक ऑलराउंडर की ज़रूरत बनती है आपको। लेकिन नुमानुल्लाह साहब सिर्फ शादाब एक्सपोज हुए?
बहुत सारे बैट्समैन भी एक्सपोज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बहुत ही दूसरी इनिंग में जिस तरह के आपके बैट्समैनों ने बैटिंग की है, बिल्कुल इनकी टेक्निक, इनकी हर चीज़ एक्सपोज हो गई है कि आप कितने कैलिपर के प्लेयर हो। तो बात यह है कि अब आपने कैसे बचना है इन सीरीज़ों में, उसकी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी करने के लिए आपने एक ऑलराउंडर, मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर जैसे फ़हीम अशरफ है आपके पास, वो बैटिंग भी करता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। आप वो इसको ऐड करना नज़र आ रहा है कि ऐड हो सकता है वो भी। वहाँ बारिशों का भी इम्कान है बिल्कुल बिल्कुल इस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल है मसलन। और साथ में देखें, एक खब्बा बैट्समैन एक बीच में बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, ये आपको बहुत एज मिलता है सारी टीमों को, एक कम्बिनेशन मिलता है लेफ्ट राइट का। बिल्कुल कम्बिनेशन मिलता है। फिर लाइन तो लेंथ का फ़र्क आ जाता है बॉलर्स की। वो राइट हैंड को कर रहा है, एकदम अचानक लेफ्ट हैंड आता है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी। तो फवाद आलम को इनको बीच में डालना ज़रूरी है। देखें अब जिस तरह की किसकी जगह डाला जाए, अभी आप कह रहे हैं कि जैसे शादाब खान को बाहर करके फ़हीम अशरफ को लाया जाए। ये जगह बनानी पड़ेगी। देखें, ये पहला टेस्ट आप हारे हैं, तो इसमें बहुत से इश्यूज सामने आए हैं, तो ये थिंक टैंक को इस पे काबू पाने के लिए, और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है मोहसिन कि आपको सामने वाले जो ओपोनेंट है ना, उस पर वर्कआउट करना है कि हम किस जगह इसको आउट कर सकते हैं। आपने पिछले टेस्ट में नजर ही नहीं आया कि यार इसको प्लेयर को किस तरह आउट करना है। वो आपके हर चीज पे वर्क कर रहे हैं, आपके हर प्लेयर को आउट करने की प्लानिंग नजर आ रही है उनकी, लेकिन आप क्या आउट कर रहे हैं वो देखें, आपकी नजर नहीं आ रही। तो इस तरह आपको हर प्लेयर पे, खास तौर पे इंग्लैंड के हर बैट्समैन पे, हर बॉलर पे काम करना पड़ेगा इस टेस्ट से पहले। और खास तौर पे आपको बैटिंग, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपको डालना पड़ेगा टीम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन डालना पड़ेगा। इस बात का जो बात है, ये वसीम अकरम साहब ने भी कही थी कि फवाद आलम को टीम में शामिल किया जाए, और उन्होंने ये कम्बिनेशन की बात की थी कि एक राइट और लेफ्ट कम्बिनेशन होता है, तो उससे बॉलर्स को काफ़ी मुश्किलात होती हैं लाइन और लेंथ में। यही बात नुमानुल्लाह साहब ने भी की। काशिफ अंसारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। और एक्सपोज हुए, जैसे नुमानुल्लाह साहब ने कहा कि एक्सपोज हुए शादाब खान भी, हमारे बैट्समैन भी, मिडिल ऑर्डर में कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाया। अलबत्ता बाबर आजम ने पहली इनिंग में पेन तो उठाया था। अब सेकंड इनिंग में आप क्या समझते हैं, जहां टर्न भी नहीं होगा ज़्यादा, फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए? सरफराज अहमद का काफ़ी तजर्बा है, जिस बात का मिसबाउल्लाह की बात कर रहे हैं कि ना तजर्बेकारी है हमारी टीम में, तो आप क्या समझते हैं कहाँ चेंजिंग होनी चाहिए कौमी क्रिकेट टीम में? देखिए, मसला शुरू हुआ जिस दिन से अब्दुल रज़ाक साहब रिटायर हुए। उस दिन से फिर वही बात मैं करूंगा, क्योंकि विजन नहीं रहा ना हमारी इंतजामिया का, अभी की इंतजामिया और इससे पहले की इंतजामिया, कि अब्दुल रज़ाक जा रहे हैं, यूनुस जा रहे हैं, मिसबा जा रहे हैं, तो इनका मुतबादिल कौन है? हम इनको लड़के देते हैं, अच्छे अच्छे लड़के निकाल के देते हैं, और ये उनको खराब कर देते हैं, ये उनको तबाह कर देते हैं। चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो हुसैन तलत हो, ये वो लड़के थे कि जिनके ऊपर ग्रूम करके जिनको बनाया जा सकता है, जिस तरह दुनिया की दीगर टीमें करती हैं। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है इलावा इसके कि आप सरफराज को खिलाएं, और सरफराज को खिलाने के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूं कि होना तो फवाद को चाहिए इस टीम में, लेकिन फवाद को फिर श्रीलंका वाले टेस्ट मैच भी खिलाने चाहिए थे, बांग्लादेश के टेस्ट मैच भी खिलाने चाहिए थे। नजर में रखते कि इंग्लैंड जाना है हमको समर में, हम इसको तैयार। लेकिन हमारे जराये बताते हैं कि फवाद आलम सेकंड टेस्ट मैच में भी टीम में शामिल नहीं होंगे। जी 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 मुझे ये और मैं ये समझता हूँ कि होना उसको खुद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो पिच नहीं होगी कि जिसके ऊपर बैटिंग इतनी आसान होगी, बारिश और क्लाउडी कंडीशंस। और फिर होगा ये कि अगर खुदा ना खास्ता फवाद स्कोर नहीं कर पाएगा तो उसका चैप्टर ये हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। जितनी मुसीबत से ये उसको टीम में लेकर आए और जितने प्रेशर में मीडिया के टीम में लाए, उसका 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 वाज़ेह सबूत आपके सामने है कि उन्होंने उसको साइड लाइन पे जिस दिन से लाए टीम में बैठाया हुआ है, क्योंकि उनको उसको खिलाना ही नहीं है। ये जाती अन्ना का मसला बना दिया। जिस चीज के ऊपर मीडिया या साबिक क्रिकेटर या पढ़े लिखे लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, उसको इंतजामिया जिद बना देती है, और उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। और यही कुछ फवाद आलम के साथ हो रहा है, यही कुछ सरफराज के साथ हो रहा है, और यही वो प्रॉब्लम है जो हमारी क्रिकेट बोर्ड के साथ है। चूंकि हमारे पास छठा बैट्समैन नहीं है, हमारे पास छठा ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर जो पहले दिन से हमारे यहाँ कमी है, वो गैर मौजूदगी में हमें इस बैलेंस साइड खिलानी पड़ती है। अच्छा, शादाब खान के हवाले से जो नुमानुल्लाह साहब ने कहा कि वो एक्सपोज हुआ, आप ये समझते हैं कि वो बॉलिंग में एक्सपोज हुए, उनका इस्तेमाल नहीं यार, शादाब टेस्ट मैचों का बॉलर नहीं है। बिल्कुल, ये बात मैनेजमेंट नहीं समझ पा रही हमारी। नहीं, वो इसलिए आपके पास कोई और है नहीं। मेरे प्यारे भाई, 2 स्पिनर खिलाने थे ना, तो उसमें फिर कौन सा दूसरा स्पिनर? यासिर शाह को देख ले, उसका वजन देख ले आप, उसकी फिटनेस पर तो काफी सवालिया निशान उठे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने परफॉर्म कर दिया।
मेरे प्यारे भाई, ये विकेट ऑफ स्पिनर के लिए थी। अगर एक ऑफ स्पिनर आपके पास होता तो वो जो बॉलर मार्क होता है, फुट मार्क, उससे फायदा उठा के पूरी टीम के अंदर प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था वो इंग्लिस्तान की। लेकिन चूंकि इंतजामिया का कोई विजन नहीं है और ना पिछली इंतजामिया का कोई विजन था कि 22 करोड़ आवाम में उनको एक ऑफ स्पिनर नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये, अच्छा शफीक को ग्रूम कर देते, अगर अली को ग्रूम कर देते, किसी को तैयार करते ना। बेटा ये काम वो लोग करते हैं मोहसिन जिनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, जिनको जवाबदेही होती है, जिनकी, और जो के अच्छा काशिफ साहब, आप समझते हैं कि टीम के साथ साथ हमारे प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट भी एक्सपोज हुई है? और जावेद मियादाद ने एक बयान दिया कि टीम के साथ ऐसे लोग लगा दिए मैनेजमेंट में जिनको कॉपी पेंसिल पकड़ने का शौक है। आप क्या समझते हैं कि वो किसको ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं? हमने देखा कि यूनुस खान ही वहां कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हुए थे। नहीं, कॉपी पेंसिल तो सबको नहीं पता कॉपी पेंसिल किसको पकड़ने का शौक है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिनको बड़े बड़े चेक लेने का शौक है। अच्छा। इंतजामिया में हर वक्त वही लोग होते हैं। और दूसरा, जिनको जी हुजूरी आती है, जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है, जिनकी पहुंच नहीं होती वो रुलते रहते हैं जिंदगी भर और क्रिकेट से को खैरबाद कह के टैक्सियां चलाते जाके दूसरे मुल्कों में। अच्छा, ये होता है। बहुत बड़ी बात आपने की कि जी हुजूरी हमारे कल्चर में है और जी हुजूरी, बस सर जी हुजूरी, और जो जी हुजूरी नहीं करता उसको निकाल दिया जाता है। नुमानुल्लाह साहब, आप ये समझते हैं कि यूनुस खान सीरीज के बाद बाहर होंगे अगर इसी तरह रहा तो? सही। मैं नुमानुल्लाह साहब से भी इसका मौक़िफ़ लेना चाहूंगा कि फवाद आलम ने भी जी हुजूरी की थी, क्रेडिट दिया था यूनुस खान को, लेकिन अब तक वो टीम में नजर नहीं आ रहे और आगे भी कोई इम्कान नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये कल्चर भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है कि जी हुजूरी बिल्कुल है। टीम में आ जाओ? काशिफ भाई ने जैसे बात की है, बिल्कुल है मुहसिन, और नज़र आता है। देखिए टीम में जाओ, जब तक आप बड़े सीनियर प्लेयरों के साथ झुके झुके रहोगे, जी सर क्या काम है, जो काम मैं कर दूं आपका, ये देखा गया है और प्लेयरों ने किया है। जो कैलिपर नहीं था, उस कैलिपर के प्लेयर नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो इन चीज़ों से आगे आके और आज भी हम देख रहे हैं कि वो आगे आ रहे हैं। शादाब खान की बात कर लें, फ़हीम अशरफ की अगर बात करें, मिकी ऑर्थर के दौर में उनको लाया गया, टेस्ट क्रिकेट भी खिला दी गई। और मिकी ऑर्थर ने ये बात भी अभी इस टेस्ट मैच के दौरान की थी कि शादाब और शाहीन आफरीदी ये मैच जितवा देंगे, और ऐसा नहीं हुआ। जो कि लेकिन ये बात जानना चाहूँगा आपसे, जावेद मियादाद कह रहे हैं कॉपी पेंसिल के हवाले से एक बयान उन्होंने दिया, आप क्या समझते हैं किसको कह रहे हैं जावेद मियादाद ये बात? देखिए थिंक टैंक को कह रहे हैं वो सीधे कि कॉपी पेंसिल पकड़ लें सारे। लेकिन बहुत सी बात ये है, देखें आपने आगे जाना है अब, ठीक है। अब आप देखें अभी तक बिल्कुल ये काशिफ भाई की बात है कि आपने होमवर्क ही नहीं किया हुआ कि हमने प्लेयर कैसे तैयार करने। उसकी वजह क्या है, आपने जातियां की हैं प्लेयरों के साथ, जो टॉप लेवल के बैट्समैन थे जिन्होंने 100 सीजन में टॉप वो जो फिर प्लेयर्स बयान देते हैं कि हमने लेट स्विंग सीख ली 5 मिनट में और उसका फायदा होगा, ये होमवर्क नहीं है? नहीं मोहसिन, 5 मिनट में कोई नहीं सीखता। अच्छा। उसके लिए टाइम लगता है। और हमारी जो इस वक्त की बॉलिंग थी, फास्ट बॉलिंग, बिल्कुल ही फोकस नजर नहीं आ रहा था। उनको आइडिया ही नहीं था कि बॉल को डिलीवर कहाँ से करना है और मैंने विकेट हासिल कैसे करनी है। असल मेन चीज है विकेट, बॉलर को विकेट बाय करना। यहाँ इनको आता ही नहीं बाय करना। आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, लोग ये बात भी कर रहे हैं कि नसीम शाह को रोटेशन पॉलिसी के तहत रेस्ट करा लिया जाए और उनकी जगह सुहेल खान को अगर टीम में शामिल किया जाए तो आपके पास तजुर्बा भी आ जाएगा। और फिर अगर प्रैक्टिस मैचेस में देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की हुई है। आपका क्या? बिल्कुल, देखिए मोहसिन, इस वक्त आपके पास जो प्लेयर हैं आपने उनको यूटिलाइज करना है। अगर आपने इस वक्त देखा, देखें जल्दी फैसले करने हैं आपने, क्योंकि आप एक टेस्ट मैच हार चुके, अब आपने जीतना है, तो आपको जो चीज़ें नज़र आ गई हैं उसको इस पर फ़ौरन अमल करने की ज़रूरत है। ताकि देखिए हम, ये मुल्क हमारा है, हम पाकिस्तानी है, हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे। तो जब बुरा करती है तो दिल से दुख होता है कि यार, और फिर इस चीज़, ये जो चीज़ें, जो इशू काशिफ भाई ने भी रेस किए और ये ऐसे हैं। हमारे बाज़ औक़ात तो सीनियर प्लेयर कहते हैं यार मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, तो मतलब यार इस तरह का आपने एटीट्यूड बनाया हुआ है। तो फिर देखें इस तरह के फुकदान आते हैं जब प्लेयर परफॉर्मेंस करके जाता है, जब उसको उसका हक नहीं दिया जाता, उसका दिल टूटता है, उसकी आह निकलती है, जो वो आगे जाके टीमों पे लगती है, नज़र आती है। दूसरी टीमें देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, उसके प्लेयर गए, ये मैगरा, शेन वॉन, स्टीव वॉ, ये लोग गए, उसके बाद इन लोगों ने जगह बना ली। उन्होंने कैसा, उनका जो थिंक टैंक था, उन्होंने कैसा कवर सिस्टम था, उन्होंने कवर करके अपनी टीम को एस्टेब्लिश करके खड़ा कर दिया। हम अभी एस्टेब्लिश है ही नहीं। आपके पास सिर्फ अगर एक क्वालिटी बैट्समैन है तो सिर्फ बाबर आजम आपके पास है, आपके पास क्वालिटी बैट्समैन ही नहीं है। फुकदान नजर देखें खेलते हुए पता चलता है। आपने सही कहा कि बाबर आजम के हवाले से कि क्वालिटी बैट्समैन जो हमारे पास है सिर्फ बाबर आजम है। आपने बात की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम की, इंग्लैंड के क्रिकेट सिस्टम की, मैं बात करूंगा इंडिया का क्रिकेट सिस्टम भी बहुत ऐसा अच्छा हो गया है कि उनके प्लेयर्स आप देखिए प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तो हमारे कोचेस इस बात पे खुश हो जाते हैं कि बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है। तो काशिफ अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे नसीम शाह के हवाले से, सुहेल खान के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से? कहा जा रहा है कि नसीम शाह को रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर रेस्ट करा दिया जाए और सुहेल खान को बतौर तजुर्बेकार बॉलर खिलाया जाए तो नसीम शाह को खिलाया क्यों जा रहा है? कौन सी विकेट? लेकिन हमारे लोग तो उनको वकार यूनिस बना रहे हैं कि वकार यूनिस है वो।
भाई साहब जी, आई थिंक आपके ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है अंसारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। लास्ट मिनट है मेरे पास, अगर अच्छा, आप कमेंट करना चाहें इस हवाले से नसीम मेरे शाह। प्यारे भाई आप जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अंसारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, कीमती वक्त दिया अमेरिका से, और आगे भी आपको अपने शो का हिस्सा बनाते रहेंगे। नुमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो आने की जहमत की। आगे भी आपको भी हम दावत देते रहेंगे। यकीनन आज का भी प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जो कि नाजुक इशूज़ जिनको कह लें, या हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर ये बातें जानना चाह रहे थे हमारे गेस्ट से। तो आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।